हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में ज्योग्राफी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इस साल के डिटेल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज हम अभी कर रहे हैं एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो इन दैट सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट पोल्स। Infrared rays constitute roughly two-thirds of insolation. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, and infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. तो अगर देखिए बहुत ही एपरेंट तरीके से यहाँ पे जाएं तो हमको पता है ये ऑप्शन गलत है। वाई? क्योंकि विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका इंफ्रारेड रेस पार्ट नहीं है। ठीक है ना। एंड देन आप ये वाला ऑप्शन देखिए, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे उसमें आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, within the troposphere water vapor ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation। तो ये सही लगता है। एंड देन अगर ये देखें, इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली टू-थर्ड्स ऑफ इंसुलेशन। तो अगर आप एनसीईआरटी में चैप्टर में देखेंगे, इंसुलेशन मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, और शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है वो प्राइमरीली होता है अल्ट्रावायलेट और विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एंड कंसिस्ट predominantly of wavelength 0.3 to 0.76 micrometer। तो डेफिनेटली इंफ्रारेड रेड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रफली टू-थर्ड्स ऑफ द इंसुलेशन। एंड अगर आप देखें, टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। तो ये डेफिनेटली गलत है, बिकॉज आप देखिए ट्रॉपिक्स को इंसुलेशन ज़्यादा मिलता है एंड वहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज रफली 5 टाइम्स, सो नो इट इज़ नॉट 10 टाइम्स। सो वॉट वी गेट, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ईएम वेव्स का आपका, तो जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाती है तो आपको इंफ्रारेड रेज मिलेंगी एट द लोअर एंड ऑफ द विजिबल राइट, एंड देन उसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट मिलेगी, एक्स रेज मिलेंगी, गामा रेज मिलेंगी। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, और उसी से रिलेटेड इंसुलेशन के क्वेश्चंस पूछे हुए थे एनसीईआरटी में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो डू रीड योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी वेरी कीनली। एंड अगर आपको चाहिए तो वाजीराम की भी जो येलो बुक है उसमें भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। सो एनी वन ऑफ दैट यू कैन फॉलो एंड देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वन इज सेइंग द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, and the second statement says that high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। अभी आप अगर देखेंगे, देखिए आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा एंड देन यू कैन रेफर जीसी लियोंग और इस तरीके की जो बुक्स हैं, वाजीराम की येलो बुक है। ठीक है ना, ज्योग्राफी का मटेरियल आपको मोस्टली अच्छा ही मिल जाएगा। तो जब भी आप इसको देखिए, क्वेश्चन में पूछा है तो हाई टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज मोर क्विकली दैन इन अदर क्लाइमेट, ये बिल्कुल सही बात है। एंड उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर और मॉइस्चर होता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो रैपिडली यूज हो जाते हैं सॉइल से, तो लीच हो जाते हैं। ठीक है ना। सो हाई वॉल्यूम ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वॉशेज न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द सॉइल more quickly than in other climates। तो बेसिकली हमारा स्टेटमेंट वन रॉन्ग है एंड स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, ये आपका डी ही ऑप्शन में है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So see this question, the temperature contrast between the continent and ocean is greater during the summer than in winter। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन
दैट ऑफ लैंड सरफेस। तो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, डेफिनेटली दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज कि अगर आप स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नीड टू हीट अ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लें और सेम अमाउंट ऑफ लैंड लें तो डेफिनेटली वाटर विल हीट स्लोअर दैन दैट ऑफ लैंड। तो स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होगी बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन वाटर। Water requires more energy than land to be heated. So definitely second statement is correct. Now let's see what is true about the first statement. तो पहला statement बोलता है कि temperature contrast between continent and ocean is greater during the summer than in winter, ठीक है ना। अभी देखते हैं इस बात को। अभी देखिए आप ये देख रहे हैं these are isotherms, ठीक है ना। अब ये isotherms क्या होते हैं? These are the temperature, these are the lines joining places with similar temperature. So now you can see these isotherms in the month of January. तो इनमें देखिए यहाँ पे कितना फ्लक्चुएशन है ना। सो वॉट एवर द टेम्परेचर इज हियर, दैट टेम्परेचर इज हियर इन वाटर, ठीक है ना। तो लैंड और वाटर के बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कितना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर आप समर में देखें तो दीज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ऑलमोस्ट जिस प्लेस पे जितना इंसुलेशन मिल रहा है वैसे ही उसका टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमको ये स्टेटमेंट सही मिल जाता है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर, इट इज ग्रेटर इन विंटर दैन ड्यूरिंग द समर, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट है। तो डेफिनेटली अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड अवर सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो डी इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइजोथर्म। तो अगर आपने ज़रा भी इसको देखा हुआ एनसीईआरटी में आइजोथर्म्स या जीसी लियोंग में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम देयर। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में भी एंड अदर ज्योग्राफी बुक्स ऑल्सो। आप कोई भी बुक रेफर करें आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, इन अ सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, ठीक है ना। तो अभी देखिए दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव होती हैं, और उसके बाद पी वेव्स होती हैं और एस वेव होती हैं। अब ये पी वेव और एस वेव में क्या डिफरेंस है कि पी वेव जो है वो पैरेलल, दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो अगर जैसे कि ये एपिसेंटर है और यहाँ से है, तो अगर पी वेव्स हैं तो दे विल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। दिस exert pressure on the material in the direction of wave propagation। और जो S wave होती हैं वो क्या होती है, perpendicular to the direction of the wave in the vertical plane। तो S wave perpendicular चलती है, P waves parallel चलती हैं। P waves ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं, they are first to arrive at the surface। तो अगर surface पे फर्स्ट अराइव करने वाली होंगी तो डेफिनेटली दे विल बी रिकॉर्डेड इन द seismograph earlier than S waves। And the P waves are similar to sound waves, they travel through the gaseous, liquid and solid materials। तो डेफिनेटली हमको ये स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाता है। P waves the individual particle vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas S wave the particles vibrate up and down at right angles to the wave propagation, which is correct। So both the statements are correct for us। So let's move on। Now see this, with reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statement: none of them uses sea water। तो अगर आप देखिए अप्रैल 8, 2023 का आर्टिकल है, इसमें MNNIT ये जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ऑफ लर्निंग, उसके एक्सपर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सी वाटर का यूज़ कर लिए पावर प्लांट पे इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर, इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सो डेफिनेटली नाउ इट इज़ अ सजेस्टिव प्रपोजल, तो ये अभी यूज़ में तो नहीं होगा। सो अगर इसमें नन भी लिखा है तो अभी तक ये काम में नहीं आया, तो दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि देखिए इतने सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि हाई वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में है, ठीक है ना। वाटर स्ट्रेस इन एरियाज में बहुत हाई है और थर्मल पावर प्लांट भी यहीं पे है। तो डेफिनेटली this is also wrong, this statement is wrong। And then the question is saying that none of them is privately owned। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट प्राइवेटली नन ऑफ देम, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वी नो कि प्राइवेट पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो पब्लिक पावर जनरेशन के जो जितने भी PSUs और जो गवर्नमेंट
बेस्ड थर्मल प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा हो चुकी है। एंड इवन अदानी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब तो उनके कैप्टिव कोल माइंस भी हैं जिससे वो अपने लिए खुद कोल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप इसको रेगुलरली न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। For me, the based on what I have seen, none of them uses seawater. This one is correct, so only one is the correct answer. Let's move on. So see this question: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated water. How many of the above objectives are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? तो अब इस चीज़ को देखें, अगर हम ये वाला देखें, सेकंड स्टेटमेंट देखें, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जैसा सी वाटर है, तो सी वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनटू कांटेक्ट विद सी वाटर, तो बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो अगर कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वाटर की एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर ये कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा वो करने से, तो डेफिनेटली जो एक सी की कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा। तो हम कर क्या सकते हैं, हम इसमें अल्कलाइनिटी डाल दें, बिकॉज दिस इज एसिड। सो अगर कुछ अल्कलाइन डाल दिया जाए तो देन इट अगेन द वाटर अगेन बिकम्स न्यूट्रल एंड इट इज able to sequester more carbon dioxide. So this statement definitely seems correct. And then you see the next statement: capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. ठीक है ना। तो क्या होगा कि yes, definitely this can be done. Why? Because अगर माइंस अबैंडेंड है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करने के लिए रखा जा सकता है, डेफिनेटली, है ना, अगर उनको मैनेज करके रखा जाए। एंड देन सी स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड्स, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे बेसाल्ट और ऐसे रॉक्स जो कि सिलिकेट मटेरियल जिनमें है वो CO2 रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो अगर फाइनली ग्राउंड हम बेसाल्ट डालेंगे तो डेफिनेटली क्या है ना कि उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर फार्म लैंड्स में उसको डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में काम आएंगे, है ना। अब देखिए, because this is a thing that is used in many large farms in America, this is one of the method of sequestering carbon. So definitely all three seems to be correct. So all three is the answer for all this. All right. So we have done this question in detail. So you can see ocean का जो alkalinization का process है, it is an approach to remove carbon that involves adding alkaline substances to seawater to enhance ocean natural carbon sink. ठीक, अब देखिए CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्टरेशन जो है, जैसे कि स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन से, तो दिस कार्बन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय अ शिप और पाइपलाइन एंड स्टोर्ड इन डीप अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो ये किया जा सकता है। Now see the next question: which one of the following countries have been suffering from decades of civil strife and food shortages was in news in the recent past for its severe famine? ठीक है, तो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर सोमालिया है ना। बिकॉज काफ़ी साल से वहाँ पे एक तो बहुत सारी इंसर्जेंसी एथनिक क्लैशेस चलते रहते हैं एंड देन पायरेट्स रहते हैं, तो द कंट्री इज लॉलेस एंड बिकॉज ऑफ द लॉलेसनेस बहुत सारी कैटास्ट्रॉफिक हंगर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ड्रॉट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, it is facing acute food security amidst the driest condition in 40 years. So this is one of the answer. Now see this question. This is a very good question because it is one of the common questions that have been asked in the examination. So in India, biodiversity management committees are the key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. तो सही है ये बात कि नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the
CBD is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity. It provides a transparent legal framework. तो basically नागोया प्रोटोकॉल जो है उसमें बोला हुआ था ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो है दीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ नागोया प्रोटोकॉल. एंड देन वी हैव BMC, उन बोल रहा है कि दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. अब ये एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जो है, this is one of the major features of the Nagoya Protocol. So, and including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction बोला है. तो डेफिनेटली बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना. वाई? बिकॉज देखिए बहुत सारी ऐसी हैं जो मिस अप्रोप्रिएट करती हैं इन लॉज को. Whether it is able to levy the fees, that has to be seen in the act. All right, but this statement seems to be correct. All right, let's move on. एंड देखिए बायोलॉजिकल जो एक्सेस और बेनिफिट है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई हुई है इसके लिए, है ना, TKDL. सो डेफिनेटली BMC मैनेज करती है जो भी बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज होते हैं, fair and equitable sharing of benefits, because many American companies were such that they were using like patent for neem as well as turmeric, which is a commonplace knowledge, है ना. तो अगर ये पेटेंट करा लेंगे तो डेफिनेटली ये जो नॉलेजेस हैं इनको हम अपने प्रोडक्ट्स में नहीं यूज कर पाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. ऑल राइट, so this biodiversity management committee manages it at a very small, at a very grassroots level. All right. And now see, the question is asked that Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. ठीक है ना. तो अभी देखिए बेसिकली स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा गोल्ड. तो अगर हम वर्ल्ड के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स देखें तो उसमें चाइना, रशिया, अमेरिका है. बट अगर हम वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स देखें ना, तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, है ना. देख लीजिए, एंड द वैल्यू ऑफ द गोल्ड दैट स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट इज वेरी वेरी हाई. ऑल राइट, एंड अगर मोस्ट गोल्ड रिजर्व्स देखें तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, ये सब आते हैं, है ना. वाई? बिकॉज देखिए अमेरिका से तो डॉलर से पैक्ट था पहले गोल्ड, तो डेफिनेटली गोल्ड का जो रिजर्व है वो US में ज़्यादा है. एंड स्विट्जरलैंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज यू नो Germany has the second largest gold reserve in the world, and after that Italy, and after that France, even UK comes after Switzerland. All right, so second largest gold reserve तो नहीं है उसके पास, but then yes, it is the largest exporter of the gold. Not because कि उसके पास reserves ज़्यादा है, but because कि it acts as a destination for incoming and outgoing of the gold. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So we get C as the answer. All right, let's move on. तो इसके लिए डेफिनेटली न्यूज़पेपर में आइटम होगा ऐसा जहाँ पे ये बात एक्सप्लेन करी हुई होगी. बिकॉज ऑफ द सम रीजन तो ये पूछा गया होगा. अपेरेंटली बिकॉज आई डोंट हैव द हिंदू सब्सक्रिप्शन नाउ, इंडियन एक्सप्रेस का है, तो वहाँ ढूंढने से तो इतनी आसानी से ये बात नहीं मिली है. सो इट वॉज नॉट अ वेरी कॉमन प्लेस टू यूज. नाउ लेट्स सी प्लेसेस इन न्यूज़. हमने ये जब हम एग्ज़ाम के पहले प्लेसेस इन न्यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था और ये एग्ज़ाम में आया, तो दिस शुड हैव बीन ईजी. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा एलिमिनेशन या लॉजिकल गैसिंग भी लग जा रही है. कैसे? तो नाउ यू नो कि नागोर्नो कराबाख इज अ रीजन which is in news because there was a conflict in Armenia and Azerbaijan. All right. So definitely it is not related to insurgency in Mozambique. And then Kherson and Zaporizhia, it is not the dispute between Israel and Lebanon because ये commonplace news में था, हमको पता है कि this plays in Ukraine, so this we can know. And now we know that Nagorno-Karabakh region is for war between Armenia and Azerbaijan. So definitely, even if we don't know where Kivu and Ituri is, still we can mark this as wrong. Why? Because we know कि Nagorno-Karabakh का इससे relation है.
और इससे नहीं है, so we get this two wrong and we know this is a commonplace news of Ukraine, so only one is correct. Alright, and वैसे अगर बात करें तो Kivu and Ituri, these are the province of Congo जहाँ पे insurgency है, tensions हो रहे हैं. So this is it, and now let's move on to the next question. See this, now this is also one of the places in news. तो डॉनबास की अगर बात करें तो वेरी वेल नो कि पिछले 2 साल जब से यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो डॉनबास इज इन न्यूज फॉर यूक्रेन, तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाता है, सीरिया नहीं है. काचिन का हमको पता है म्यांमार में है, वाई बिकॉज ये हमारे यहाँ से नेबरिंग स्टेट है. ऑलराइट, अरुणाचल प्रदेश से काचिन के म्यांमार जो प्रोविंस है उसकी बॉर्डर लगती है. So this is also wrong. And Tigray region, whether it is in North Yemen, तो अगर आप टिग्रे रीजन के बारे में देखें, इट इज ऑल्सो इन यूज फॉर एथनिक क्लेंजिंग, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ साल पहले पीस प्राइज मिला हुआ था एंड देन फिर उन्होंने इंसर्जेंसी टाइप का कंडीशन ला दिया. सो डेफिनेटली न्यूज़पेपर का इंटरनेशनल रिलेशन का पेज जिसने भी इस साल कंसिस्टेंटली फॉलो किया होगा उसको काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन बने होंगे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑलराइट, सो बेसिकली हमको यहाँ पे नन करेक्ट मिलता है. ऑलराइट, now let's move on. So we have done most of the geography questions. थोड़े और बचे हुए हैं. We will see that in the next video. If you like this video, please press the like button, share it to your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much for the discussion, and we will solve all the previous year questions and guess the coming year questions with the help of those. Thank you so much for the discussion.